ये है जादू जी। इनका काम क्या है? गाय भैंस बैल बकरी को पालना है, फिर उसका दूध निकालना है और 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाना है और घर घर जाकर बेच देना है। और इस तरह से ये पानी मिलाते हुए 200% का मुनाफा कमा लेते हैं। चलिए आगे अगर बढ़ते हैं तो इनको देखिए, ये है कुशवाहा। इनका काम गांव में खेती करना है और फसलों को उगाना है और फिर इन फसलों को लेकर शहर आते हैं और अच्छे मुनाफे पर फसलों को बेचकर फिर से गांव वापस चले जाते हैं खेती करने। आगे बढ़ते हैं तो ये है पंडित जी। इनका काम क्या है? शादी विवाह में मंत्रों का उच्चारण करना और अगर पूजा पाठ हो रहा है तो वहां भी मंत्रों का उच्चारण करना। और इस तरह से इनका भी मतलब जो काम धंधा है वो चलते रहता है। पूजा पाठ कराने के पैसे मिलते हैं, शादी विवाह कराने के भी पैसे मिलते हैं। अगर पूरे भारतीय समाज को अगर आप देखोगे तो पूरे भारतीय समाज कई सारे कास्ट ग्रुप में बटा हुआ है और अलग अलग कास्ट ग्रुप का पहले अलग अलग काम हुआ करता था, लेकिन अब एक काम फिक्स्ड नहीं है। अब एक काम फिक्स नहीं है, लेकिन भारतीय समाज अभी भी जातियों में विभाजित है, बटा हुआ है। ये तो हो गई भारतीय समाज की। अगर अब भारतीय राजनीति की बात कर ले, इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर ले, तो जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो भी जाति के आधार पर होते हैं। आपने सुना होगा या आपने पाया होगा कि एक खास कास्ट ग्रुप है, एक खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। जैसे यादव जी राजद को ही वोट देंगे, तेजस्वी को ही वोट देंगे। जो कुशवाहा है वो जदयू को ही वोट देंगे, नीतीश जी को ही वोट देंगे। और जो ब्राह्मण है और जो भूमियार हैं वो बीजेपी को ही वोट देंगे हमेशा। मतलब जो भारतीय राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं कास्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मतलब कास्ट का इम्पैक्ट भारतीय राजनीति पर भी है और भारतीय राजनीति का इम्पैक्ट भी कास्ट पर आपको देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर के फाइनल पार्ट्स में जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले कास्ट कंपोजिशन को पढ़ेंगे और फिर कास्ट का क्या रोल पॉलिटिक्स में है और पॉलिटिक्स का क्या रोल कास्ट में है, इन्हीं सब चीजों को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए, ये तो रहा बैकग्राउंड। अब चलिए चीजों को शुरू से समझते। आप सभी विद्यार्थी का अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। ये सिविक चैप्टर 3 का फाइनल पार्ट होगा और इस फाइनल पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कास्ट एंड पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन दिस फाइनल पार्ट। अब तक हम लोग 2 तरह के सोशल डिवीजन की चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट जो सोशल डिवीजन था वो जेंडर के बेसिस पर था, जिसको आप जेंडर डिवीजन कहते हो। इसका जो राजनीति में इम्पैक्ट है वो बहुत हद तक क्या है? पॉजिटिव है, सकारात्मक। सेकेंड जो सोशल डिवीजन हम लोग डिस्कस करते हैं वो रिलीजन के बेसिस पर करते हैं, धर्म के बेसिस पर करते हैं। और इसका जो राजनीति में इम्पैक्ट है वो बहुत हद तक क्या है? निगेटिव है, नकारात्मक है। अब हम लोग फाइनल केस की ओर मूव करते हैं और फाइनल केस हमारा क्या है? कास्ट एंड पॉलिटिक्स। फाइनल केस हमारा, फाइनल पार्ट हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स है। और कास्ट का इम्पैक्ट जो पॉलिटिक्स पर है वो इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा और निगेटिव भी देखने को मिलेगा। कास्ट का इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। जेंडर का पॉजिटिव था, रिलीजियस डिफरेंसेस का निगेटिव था, लेकिन इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में जानेंगे। उससे पहले हम लोग कास्ट सिस्टम को जान लेते हैं, जाति व्यवस्था को जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग जाति व्यवस्था को जान लेते हैं। इस फिगर को देखिए, इस फिगर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ ब्राह्मण है, यहाँ क्या है? ब्राह्मण है, पहले नंबर पर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर उसके नीचे क्या है? शूद्राज है या शूद्रा है। ठीक है, उसके भी अगर नीचे देखोगे तो आपको दलित नजर आएंगे। ये जो 4 वर्ण व्यवस्था देखने को मिल रहा है, ये 4 वर्ण व्यवस्था 1500 BC टू 600 BC के बीच भारतीय समाज के लिए बनाया गया था।
इंडियन सोसाइटी को ये 4 पार्ट में इस टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया गया था। और इसके साथ साथ जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का काम भी निर्धारित किया गया कि ब्राह्मणों का काम क्या होगा, मंत्रों का उच्चारण करना। क्षत्रिय का काम क्या होगा, वार में पार्टिसिपेट करना। वैश्य का काम क्या होगा, व्यापार करना। और शूद्रा का काम क्या होगा, इन तीनों वर्ण व्यवस्था की सेवा करना, सर्विस प्रोवाइड करना। तो इस तरह से भारतीय समाज को जो है से कि स्ट्रक्चर किया गया, इसकी संरचना को बनाया गया इस टाइम पीरियड में। ठीक है, अब हर एक वर्ण व्यवस्था में कई सारे जातियां हैं। ब्राह्मण में कई सारे जाति देखने को मिल जाएगा, क्षत्रिय में कई सारे जाति देखने को मिल जाएंगे, वैश्य में कई सारे जाति देखने को मिल जाएंगे, और शूद्राज में कई सारे जाति देखने को मिल जाएंगे। मतलब जो कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट सिस्टम क्या है, भारत का सोशल स्ट्रक्चर। कास्ट सिस्टम क्या है, तो इंडियाज सोशल स्ट्रक्चर, भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस पर बेस्ड, कास्ट सिस्टम पर बेस्ड। भारतीय समाज किस पर आधारित है, कास्ट सिस्टम पर, जाति व्यवस्था पर आधारित है। और ये जो कास्ट सिस्टम है वो भारतीय समाज को क्या करता है, डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, काम के बेसिस पर। पहले फिक्स हुआ करता था, लेकिन अब फिक्स नहीं है। अब फिक्स नहीं है क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं, डेमोक्रेसी आ चुके हैं। तो पहले वाले जो वर्ण व्यवस्था है अब पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि सारे सोसाइटी में, माने हम लोग भारतीय समाज में तो देख रहे हैं कि एक तरह का सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक असमानता है। मतलब एक ग्रुप का काम अलग है, दूसरे ग्रुप का काम अलग है। तो अगर इस तरह का जो चीज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय समाज में है, बल्कि दूसरे समाज में भी रहे हैं। जैसे यूरोप का हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो आप फ्यूडल सिस्टम में क्या देखते हो कि यूरोपियन सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब लगभग सारे सोसाइटी जो होते हैं, सारे सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी होता है और डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सारे सोसाइटी में होता है। लेकिन जो इंडियन कास्ट सिस्टम है, भारतीय जो जाति व्यवस्था है, उन सभी में से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, एक्सट्रीम टाइप ऑफ दिस, माने बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब काम का जो डिवीजन है यहाँ पर बिल्कुल रिजिड वे में हुआ है कि नहीं भाई, ब्राह्मणों का काम मंत्रों उच्चारण है, मतलब मंत्र का ही उच्चारण करना है, वो कोई और काम नहीं कर सकते। क्षत्रिय का काम अगर वार में पार्टिसिपेट करना है तो वार में ही पार्टिसिपेट करना, वो व्यापार नहीं कर सकते। मतलब समझ रहे हो ना कि ये जो इंडियन जो कास्ट सिस्टम है, उन सभी का क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पर काम का जो विभाजन है बिल्कुल रिजिड तरीके से किया गया था शुरुआती दौर में। अब रिजिड तरीके से नहीं है, अब लिबरल हो चुका है। ठीक है, उसके अलावे और भी देखिए यहाँ पर कुछ जस्ट फीचर्स दिए गए हैं इंडियन कास्ट सिस्टम का। क्या फीचर्स दिया गया है, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज एक्सेप्टेड बाय रिचुअल। एक कास्ट ग्रुप का जो ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन को जो अगला जनरेशन है एकदम रिचुअल से, रीति रिवाज के साथ उसको एक्सेप्ट करता है। मतलब ब्राह्मण का काम अगर मंत्रों उच्चारण है, तो ब्राह्मण का जो बेटा है उसको उस काम को, माने मंत्र उच्चारण के काम को एक रीति रिवाज के थ्रू एक्सेप्ट करेगा। एक रीति रिवाज के थ्रू वो काम सौंप दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि देखिए आपको पूरे जीवन यही काम करना है। मतलब ऑक्यूपेशन का जो डिवीजन है और उसको जो एक्सेप्ट किया जा रहा है, बिल्कुल रीति रिवाज के थ्रू एक्सेप्ट किया जा रहा है। ओके, उसके बाद क्या देखते हो, एक कास्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं एक सोशल कम्युनिटी के रूप में रहते हैं, एक अलग सामाजिक समूह के रूप में रहते हैं। एक जो कास्ट ग्रुप है उसका सामाजिक समूह अलग है, और वो लोग जो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो व्यवसाय भी अलग है। जैसा कि शुरू में ही बताया, अब यादव लोग एक अलग का समाज में रह रहे हैं, यादव समाज, यादव ब्रांड, और उनका ऑक्यूपेशन भी अलग है। तो पहले चीजें रहता था ऐसे।
फिर इसके साथ साथ आप क्या देखते हो, दे शुड मैरी विद इन द सेम कास्ट ग्रुप, माने यादव समाज के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो यादव समाज के लड़कियां से ही शादी करेंगे, या कुशवाहा में भी माने सारे कास्ट ग्रुप में ये चीजें लागू होता है। मतलब एक कास्ट ग्रुप में जो मेंबर है उनका शादी अपने ही कास्ट ग्रुप के दूसरे मेंबर से होंगे। इसके साथ साथ खाना पीना उठना बैठना भी अपने ही कास्ट ग्रुप के साथ होना चाहिए। खाना पीना उठना बैठना भी, घूमना फिरना भी, ये मान लिया जाता है या ये चीजें लिखा हुआ है कि एक कास्ट ग्रुप जो है अपने ही कास्ट ग्रुप के मेंबर के साथ ये सारा गतिविधि करेगा। और इस तरह से जो कास्ट सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन, माने अलग है। एक कास्ट सिस्टम किस पर बेस्ड है, एक्सक्लूजन के बेस्ड, माने अलग करता है। एक कास्ट ग्रुप दूसरे कास्ट ग्रुप को अलग करता है, मतलब एक्सक्लूजन के बेसिस पर एक कास्ट सिस्टम बनाया गया है। इसके साथ साथ अलग ऐसे करता है जैसे मानो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, माने दूसरे कास्ट ग्रुप के साथ भाई बात नहीं करना है, उसके साथ खाना नहीं है, तो अलग भी कर रहा है और भेदभाव भी कर रहा है। इस पर बेस्ड है कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम। और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव एस्पेक्ट, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम जो आपको देखने को मिलता है, जो इंडियन कास्ट सिस्टम में प्रैक्टिस किया जाता है, वो क्या है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है। एक खास कास्ट ग्रुप को अनटचेबल कंसीडर किया जाता है, अछूत कंसीडर किया जाता है। दलित जो सबसे नीचे, जो हम इससे पहले फिगर में जो दिखाए थे, जो दलित है, दलितों को अनटचेबल माना जाता है, अछूत माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो दलित हैं, ये दलित क्या हैं, अपवित्र है। ये क्या हैं, अपवित्र हैं, और जो बाकी जो हैं वो पवित्र हैं। तो अगर ये लोग इनको टच करते हैं, छूते हैं, तो ये भी अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए इनको छूना नहीं है। पहले ये बिल्कुल गांव से बाहर रहा करते थे, तो ये चीजें दिखा रहा है कि मतलब भाई ये तो एक कास्ट ग्रुप के साथ बिल्कुल शोषण हो रहा है भाई। ऐसी कास्ट, ऐसी जाति व्यवस्था जिसमें आप क्या देख रहे हो कि एक कास्ट ग्रुप को बिल्कुल शोषण किया जा रहा है। तो ये जो है बहुत मतलब एक्सप्लॉयटेटिव एस्पेक्ट है इंडियन कास्ट सिस्टम का। अब ये चीजें हजारों साल से भारतीय समाज में एग्जिस्ट कर रहे थे। फिर मॉडर्न एरा आता है, और मॉडर्न एरा में बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग कास्ट से, लोअर कास्ट से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, और फिर वो प्रयास करते हैं कि ये जो कास्ट इनइक्वालिटी है कि एक कास्ट ग्रुप को अछूत माना जा रहा है, अनटचेबल माना जा रहा है, और एक कास्ट ग्रुप दूसरे कास्ट ग्रुप के साथ भेदभाव किया कर रहा है, इस कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, खत्म किया जाए। ब्रेकिंग द ओल्ड नोशन ऑफ कास्टिज्म, जो कास्टिज्म का जो पुरानी विचार है, उस पुरानी विचार को क्या करना, तोड़ना। तोड़ने का जो प्रयास है मॉडर्न एरा में हुआ है। सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक जैसे ज्योतिबा फूले हो गए, गांधी जी हो गए, ज्योतिबा फूले के बाद गांधी जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए, पेरियार रामास्वामी नयकर हो गए। वो एडवोकेट कर रहे हैं, कास्ट इनइक्वालिटी के लिए एडवोकेट कर रहे हैं, मतलब अपनी बातें रख रहे हैं कि देखिए कास्ट इनइक्वालिटी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर द रिमूवल ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, जो जातीय असमानता बना हुआ है उसके लिए वो एडवोकेट कर रहे हैं, माने उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो अनटचेबल है उनको सम्मान भी दे रहे हैं, ताकि इस व्यवस्था को खत्म किया जाए, अनटचेबल न माना जाए उस पार्टिकुलर कास्ट ग्रुप को। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इन्होंने जो एफर्ट किया, और आगे आने वाले समय में मतलब मॉडर्न एरा में सोसाइटी में भी बहुत सारा चेंजेज आया, इकोनॉमिक में भी बहुत सारा चेंजेज आया, और इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा।
सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज की यहाँ पर चर्चा की गई। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज में आप क्या देखते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा। अब एक जो फैक्ट्री ऑनर है, एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक जो बिजनेसमैन है, अगर कास्ट को देखते हुए अगर काम दे तो भाई उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। चलो भाई कोई कास्ट ग्रुप को आ रहा है, चलो काम दो, काम होने से मतलब। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने लगा, शहरीकरण होने लगा। कास्ट व्यवस्था आपको गांव वाले रीजन में बिल्कुल रिजिड वे में देखने को मिलेगा, बिल्कुल इंटेंस लेवल पर देखने को मिलेगा। अर्बन एरिया में, शहर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि बगल वाला जो इंसान है उसका कास्ट ग्रुप क्या है, आपका कास्ट ग्रुप क्या है। शहर में अगर रोड पर चल रहे हो तो अगले का कास्ट ग्रुप क्या है और आपका कास्ट ग्रुप क्या है, इससे कोई मतलब मायने, ये कोई मायने नहीं रखता है। लिटरेसी, लिटरेसी रेट, एजुकेशन, शिक्षा वगैरह जो है ये सब चीज़ें इंक्रीज होने लगा। अब लोगों का सोच भी बदलने लगा, लोग एजुकेट होंगे तो उनका तो सोच बदलेगा ही। ओक्यूपेशनल मोबिलिटी, अब जो काम है वो फिक्स नहीं है। अब जो ब्राह्मण हैं, जो ओबीसी सेना में भर्ती हो जा रहे हैं वार में पार्टिसिपेट करने। जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भी व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो अब जो ओक्यूपेशन है वो फिक्स नहीं है, बल्कि वो जस्ट मतलब मोबिलिटी होने लगा, मूव होने लगा, मतलब कोई भी कुछ भी कर सकते हैं इसमें, मतलब कोई अब रिजिड नहीं है, माने कोई रोक टोक नहीं है। उसके साथ साथ गांव में जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, उनकी पोजीशन भी क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। और इस सबका रिजल्ट ये हुआ कि जो पुरानी जो जाति व्यवस्था थी, पुरानी जाति व्यवस्था के रिगार्डिंग जो विचार थे, वो विचार धीरे धीरे खत्म होने लगे, रिजिड से लिबरल होने लगा। जो पहले एकदम रिजिड था कि ये चीज होना ही चाहिए, अब वो क्या हो चुका है, लिबरल हो चुका है। अभी भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी जो कास्ट सिस्टम है वो रिजिड वे में नहीं है, कठोर वे में नहीं है, बल्कि लिबरल वे में है। इसके साथ साथ आप क्या देखते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात को प्रोविजन कर दिया गया भाई कि कास्ट के बेसिस पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब बताइए, जो पुरानी जो कास्ट बेस्ड जो सिस्टम है वो तो भाई माने टूटेगा ही, वो लिबरल होगा ही, रिजिडिटी नहीं चलेगा। लेकिन हालांकि देखिए आपके बुक में एक बात भी बोला गया कि ठीक है वो कमजोर हुआ है, कमजोर हुआ है, जो ओल्ड कास्ट सिस्टम था वो वीक तो जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से जो कास्ट सिस्टम है, पूरी तरह से जो कास्ट सिस्टम है हमारे कंटेम्प्रेरी इंडिया से डिसअपियर नहीं हुए और नहीं होगा। जो जाति व्यवस्था है पूरी तरह से भारतीय समाज से खत्म नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। जो ऊंच नीच बना हुआ है जाति के बेसिस पर, उसको खत्म करना है। सारी जो कास्ट ग्रुप है एक समान रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन भी दिए गए हैं कि आखिर ये बात कैसे कहा जा सकता है कि अभी भी कास्ट सिस्टम हमारे देश से खत्म नहीं हुआ है। तो आज भी क्या देखते हो कि लोग जो हैं जो शादी करते हैं अपने ही कास्ट ग्रुप में शादी करते हैं, साधारण सी बात है, आप भी अपने ही कास्ट ग्रुप में शादी करोगे। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। दूर दराज गांव में चले जाओगे, दूर दराज गांव में चले जाओगे तो एक खास कास्ट ग्रुप जो है वो गांव से बाहर रहते हैं और बाकी जो कास्ट ग्रुप हैं उसको छूना पसंद नहीं करते हैं, उससे दूर रहते हैं। ठीक है, कास्ट कंटिन्यू टू बी क्लोजली लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस। और आज भी जो जाति है, जाति इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है उसके इकोनॉमिक स्टेटस को। कोई अगर भूमिहार है, कोई एक ब्राह्मण है, तो आमतौर पर आपको यही देखने को मिलेगा कि उसके पास पैसे ज्यादा हैं। मतलब इकोनॉमिक स्टेटस को आज भी जो पुरानी वाली जो वर्ण व्यवस्था है वो उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हुआ कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम को कैसे तोड़ा गया उसके रिगार्डिंग जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास हुए। ठीक है, यहां पर कास्ट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को देख लेते हैं।
चलो अब हम लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को देख लेते हैं। हमारे देश और हमारे राज्य की जो राजनीति होती है वो जाति पर आधारित होती है। कैसे जाति पर आधारित होती है, उन्हीं चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। बोर्ड में क्वेश्चन आमतौर पर यही पूछ दिया जाता है कि जस्ट हाउ कैन कास्ट टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। जो कास्ट है वो राजनीति में क्या रोल प्ले करता है। यू हैव टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड यू कैन राइट दिस पॉइंट। आप ये सब पॉइंट को लिख सकते हो और आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। चलो देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरेट। जब एक पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट को चुनता है इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, कहीं पर चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में जब अपने कैंडिडेट को चुनता है कि मान लो कि एक जगह है, उस जगह से किसी कैंडिडेट को चुनना है, तो वो पार्टी देखता है कि वो जो जगह है उस जगह में किस कास्ट ग्रुप का पॉपुलेशन ज्यादा है, किस कास्ट ग्रुप का वोटर ज्यादा है, और जिस कास्ट ग्रुप का वोटर ज्यादा होता है उसी कास्ट ग्रुप के कैंडिडेट को चुन लिया जाता है ताकि उसको वोट मिल सके और वो कैंडिडेट जीत सके। तो यहाँ पर जो राजनीति हो रहा है वो किस पर बेस्ड हो रहा है, जाति पर बेस्ड हो रहा है। उसके बाद जीतकर जब आते हैं, सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, तब गवर्नमेंट बनाने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है इस बात का ख्याल रखता है, इस बात का ख्याल रखता है कि पूरे राज्य में या पूरे देश में जो अलग अलग कास्ट ग्रुप है उसका पॉपुलेशन क्या है। मान लो कि एक कास्ट ग्रुप ए है, उसका पॉपुलेशन परसेंटेज अगर 10% है, तो भाई कम से कम उसको 1-2 मिनिस्ट्री देना जरूरी है, उस कास्ट ग्रुप से 1-2 मिनिस्टर का बनाना जरूरी है ताकि उस कास्ट ग्रुप को सेटिस्फाइड रखा जाए, संतुष्ट रखा जाए। नहीं तो नाराज हो जाएगा और अगले इलेक्शन में वो उस पार्टी को वोट ही नहीं देगा। तो सरकार बनने के बाद भी अलग अलग कास्ट ग्रुप का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ओके। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी और जो कैंडिडेट जो इलेक्शन में होते हैं, जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो कास्ट सेंटिमेंट बेस्ड अपील करते हैं। कहते कि भाई हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिएगा तो हम आपके कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस जाति का क्या कर देंगे, विकास कर देंगे। तो कास्ट बेस्ड सेंटिमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है, अपील किया जाता है, कैंडिडेट अपील करता है कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके कास्ट ग्रुप से हैं, हमारा कास्ट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, हम अपने कास्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे। यही तो हुआ कास्ट बेस्ड जो है अपील करना। ठीक है। हालांकि यहां पर बोला गया कि हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। जो भी एडल्ट है हमारे देश में, जो भी एडल्ट है जिनका एज 18+ है, सबको वोटिंग राइट दिया गया है। इसके साथ साथ सारे मतलब जो एक पर्सन है, एक पर्सन का जो वोट वैल्यू है वो वोट वैल्यू भी क्या है, एक है। और इस चीज ने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को कंपेल किया, मजबूर किया है सोचने पर कि जो सारे कास्ट ग्रुप हैं वो लगभग लगभग क्या है, इक्वल है। अब कोई कास्ट ग्रुप जो है वो ऊपर नीचे माने ऊंच नीच अब किसी भी कास्ट ग्रुप में नहीं है, क्योंकि सारे कास्ट ग्रुप में जो मेंबर हैं, सारे मेंबर के पास जो वोटिंग राइट है, उस वोट की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, एक ही। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि हमारे देश में, हमारे राज्य में जो है जो राजनीति हो रहा है वो जाति के आधार पर हो रहा है। ओके, चलो आगे देखते हैं। तब यहां पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हमारे देश में जो इलेक्शन रिजल्ट है, इलेक्शन रिजल्ट टोटली कास्ट ही डिफाइन करता है, कास्ट ही डिटरमाइन करता है या नहीं करता है। मतलब आपको बताना है, कुछ रीजन बताना है और इस रीजन में ये स्पष्ट करना है कि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है वो पूरी तरह से इलेक्शन रिजल्ट को डिटरमाइन नहीं करता। हाँ, राजनीति हो रहा है,
कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रहा है, लेकिन ए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पूरी तरह से इलेक्शन रिजल्ट को डिटरमाइन नहीं करता है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। कैसे भाई, कैसे, आप क्या तर्क दोगे? तो देखो तर्क क्या है, तो हमारे देश में कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे देश में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सिंगल कास्ट जो मेजॉरिटी में है। ये देखिए, ये हमारे देश में जो लोकसभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी को यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर एक कास्ट ग्रुप, जैसे मान लो कि ये है, उस कास्ट ग्रुप का जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो 65% है। मतलब कोई भी ऐसा कास्ट ग्रुप है ही नहीं जो मेजॉरिटी में है। किसी का 20% है, तो किसी का 30% है, तो किसी का 40% है, तो किसी का 5% है, ऐसी सिचुएशन है। तो अब यही कारण है कि जो एवरी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट वहां पर खड़ा होगा, अगर सिर्फ वो चाहेगा कि हम सिर्फ अपने कास्ट ग्रुप के थ्रू हम इलेक्शन को जीत जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसको दूसरे कास्ट ग्रुप का वोट भी जो है अपने सपोर्ट में लेना होगा। ओके, उसके बाद चलिए, ये तो बातें ये हो गई। सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर लिया जाए तो नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर ऑफ अ कास्ट ग्रुप। कोई भी एक पार्टी ऐसा नहीं है जो एक सिंगल कास्ट जो कास्ट ग्रुप है, उस कास्ट ग्रुप में सारे मेंबर उसको वोट करते, मेजॉरिटी कर देते, 70% कर देंगे, लेकिन उस कास्ट के कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो दूसरे पार्टी को भी वोट करे। तो ये बातें हो गई। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो एक कास्ट ग्रुप के सारे वोटर को अपने सपोर्ट में ले सके, सारे वोटर उनको वोट कर सके। ठीक है, उसके बाद जो कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टी है, जब उनको पता चलता है कि मान लो कि एक कास्ट ग्रुप का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगे, जो एक कास्ट ग्रुप है उसी से अपना कैंडिडेट बना देंगे। तो फिर से तो मैटर वही हो गया। अब जो लोग हैं, लोग खुद अब यहाँ टेंशन में हो गए कि भाई किस कैंडिडेट को वोट। जो आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट बनाया है वो भी यही कास्ट ग्रुप से है, और जो कांग्रेस बनाया है कैंडिडेट वो भी कास्ट ग्रुप ए से ही है, और जो बीजेपी बनाया है वो भी तो यही कास्ट ग्रुप से ही। तो ऐसे में भाई फिर से दिक्कत हो गया। फिर से अब जो उस कैंडिडेट को सिर्फ अपने कास्ट का ग्रुप का जो मेंबर है वो वोट दे देगा, उससे जीत नहीं जाएगा, दूसरे कास्ट ग्रुप का वोट अपने फेवर में लेना ही पड़ेगा। और अगर डी की बात कर लिया जाए तो जो रूलिंग पार्टी होते हैं, जो सिटिंग एमपी और एमएलए होते हैं, फ्रीक्वेंटली माने अगले साल, माने अगले जो 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो उसमें वो इलेक्शन में जो है हार जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट डिटरमाइन करता है कि हमारे देश में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो जरूर होता है, लेकिन जो इलेक्शन रिजल्ट है, इलेक्शन रिजल्ट पूरी तरह से कास्ट बेस्ड राजनीति से तय नहीं होता है, बल्कि कास्ट से आपको ऊपर उठना ही होगा। पॉलिटिकल पार्टी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर उठेंगे तभी वो सरकार बना पाएंगे, अदरवाइज सरकार नहीं बना पाएंगे। चलो ठीक है, अब हो गया रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नाउ रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट, पॉलिटिक्स का रोल क्या है कास्ट में। इससे पहले हम लोगों ने देखा कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट में कैसे राजनीति होता है। ओके, बोला गया यहां पर कि इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रीडन, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड टू। सिर्फ राजनीति ही नहीं है जो जातिग्रस्त है, राजनीति में तो जातिगत का इन्वॉल्वमेंट है ही है, लेकिन जाति में भी राजनीति होता है, जाति में भी राजनीति होता है। सिर्फ राजनीति में ही जाति का होना मतलब वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो जाति है वहां भी राजनीति आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे देखने को मिलेगा, आज के समय में क्या हो रहा है, कास्ट को कैसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीति में कैसे जाति हो रहा है, तो सॉरी जाति में कैसे राजनीति हो रहा है। तो क्या देखते हो कि जो हर एक कास्ट ग्रुप है, वो हर एक कास्ट ग्रुप अब बड़ा बनने का प्रयास कर रहा है।
जो हर एक कास्ट ग्रुप है वो बड़ा बनने का प्रयास कर रहा है। कैसे बड़ा बन रहा है? तो बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट। वो बोला कि देखिए भाई, भविष्य में ये जो सारे कास्ट ग्रुप थे वो एक थे, बाद में इसका डिवीजन हुआ है, इसलिए हम लोग अभी भी क्या हैं, एक है। तो एक कास्ट ग्रुप अपने पड़ोसी कास्ट ग्रुप को मर्ज करते हुए, इनकॉर्पोरेट करते हुए, मिलाते हुए वो बड़ा बन रहा है। मतलब जाति में क्या हो रहा है, राजनीति हो रहा है। वेरियस कास्ट ग्रुप रिक्वायर टू एंटर इनटू एन एलायंस। जो कई सारे कास्ट ग्रुप है मिलकर एक गठबंधन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक एलायंस बना रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं अदर कास्ट ग्रुप के साथ, दूसरे कम्युनिटी के साथ। अलग अलग कास्ट ग्रुप साथ मिलकर जो है एक एलायंस बना ले रहे हैं। देखिए, ये सब सारे जाति साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़कर पावर में आते हैं। इसके साथ साथ नए तरह का कास्ट ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। बैकवर्ड को एक साथ कर दिया गया, फॉरवर्ड को एक साथ कर दिया गया, माने ब्राह्मण क्षत्रिय जो है वो फॉरवर्ड कहलाने लगे। जो वैश्य और जो शूद्र है उनको बैकवर्ड कंसीडर कर दिया गया। तो इस तरह से नए जो है कास्ट क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि जाति में क्या हो रहा है, राजनीति हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।